हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध है। इसका सारा ऑब्जेक्टिव आपको अभी मिल जाएगा इसी क्लास में और सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं। चाहे आप 10th के स्टूडेंट हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो भी है, आप इसको एक बार समझ लीजिएगा, आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। हमने शुरू से क्लास 9th और 10th का एक एक्सरसाइज 9th, एक एक्सरसाइज 10, इस तरह करते करते 3 एक्सरसाइज 9th के हिस्ट्री का और 3 एक्सरसाइज जो है 10th के हिस्ट्री का मैंने कंप्लीट करवाया है, नोट्स भी और ऑब्जेक्टिव भी। ये आपके क्लास 9th का चौथा अध्याय है, विश्व युद्धों का इतिहास, और उसमें प्रथम विश्व युद्ध से सारा ऑब्जेक्टिव आपने क्लियर कर लिया था। और उसका आखिरी ऑब्जेक्टिव संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व शक्ति बनकर कब उभरा था, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद। इसके साथ ही आपका प्रथम विश्व युद्ध का जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया था। ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ से शुरू होता है 1939 से 1945 ईस्वी तक। ये आपको यहाँ समझना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि जो तैयार हुई थी, ये प्रथम विश्व युद्ध के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की धारणा ने जन्म ले लिया था। और सभी राष्ट्र इस तरह के युद्ध की कल्पना करने से भी बचना चाहते थे। जिस तरह प्रथम विश्व युद्ध भयावह रहा, लोग डरते थे कि इस प्रकार का कोई युद्ध ना हो, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बनाया गया था। लेकिन वर्साय और पेरिस की जो संधि हुई थी, उस दोनों संधि ने ही इस विश्व युद्ध की यानी द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। अब जब आप डिटेल में जाइएगा, प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, किस राष्ट्र के बीच हुआ था, किस देश ने किस पर हमला किया, ये सारा चीज़ मैंने बोर्ड पर भी, बुक से भी और नोट्स भी आपको डिटेल में समझाया है। तो ये वर्साय की संधि और पेरिस की संधि हुई, इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। और जो राष्ट्र पराजित हुआ था, उस पर जिस प्रकार से निर्णय थोपे गए थे, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जो राष्ट्र पराजित हुआ था, उस पर कुछ निर्णय थोपे गए थे। जिस तरह आप लोग जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी, तो जर्मनी पर जो निर्णय थोपे गए थे, जर्मनी का काफ़ी अपमान किया गया था। इसी से इस विश्व युद्ध की, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि भी तैयार हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के जैसा कोई भयावह विश्व भविष्य में ना हो, इसके लिए जो राष्ट्र संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई थी, वो जो राष्ट्र संघ था उसने द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक सका। इसके पीछे भी कई कारण थे, क्योंकि जब पेरिस का शांति समझौता हुआ था, उसमें जो भी असंतुष्ट राज्य थे, उन पर जो भी निर्णय थोपा गया था, उन्होंने 1936 के अंत तक अपने ऊपर थोपे गए सारे निर्णयों को, यानी कि सारे कर्तव्यों को पूरा करके वो फ्री हो गए, स्वतंत्र हो गए। और अब वो अपने क्षति की पूर्ति के लिए दावा करने लगे कि मुझे भी जो क्षति हुई है प्रथम विश्व युद्ध में, उसकी भी पूर्ति हो जाए। और इसमें जो भी राष्ट्र संघ में जो देश आए थे, जैसे निशस्त्रीकरण का यहाँ पर वादा हुआ था, कोई भी शस्त्र अस्त्र नहीं उठाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे जो है सब ये वादा या फिर जो भी ये निर्णय लिया गया था, वो सब कुछ सारा निर्णय ये सब छूटता चला गया। और जो राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो देश थे, यानी जो राष्ट्र संघ थे, वो सब राष्ट्र संघ इन सभी घटनाओं को चुपचाप मौन होकर देखती रही। और जिसके कारण क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और पेरिस की संधि से लेकर अंदर ही अंदर ये द्वितीय विश्व युद्ध सुलगता रहा और आखिरकार 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो इसको हम लोग समझ चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध ये मैंने थोड़ा सा पीछे का टॉपिक रिपीट किया। अब हम आगे बढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण किस संधि में हुआ था? वर्साय की संधि में। चीन किस देश की साम्राज्यवादी नीतियों का शिकार हुआ था? जापान के साम्राज्यवादी नीति का शिकार चीन हो गया था, क्योंकि राष्ट्र संघ के विधान पर जब हस्ताक्षर हुआ था, तो सभी सदस्य, जो भी राष्ट्र संघ के सदस्य थे, सभी सदस्य राज्य ने ये वादा किया था कि वो सामूहिक रूप से ग्रुप में ही सारी बातों का, सारे वायदों का, प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की वो रक्षा करेंगे। लेकिन जब ये स्थिति आई, तो सभी राष्ट्र धीरे धीरे पीछे हटते चले गए और रूस को तो सदस्य बनाया ही नहीं गया था इस राष्ट्र संघ का, और अमेरिका जो है राष्ट्र संघ का सदस्य बनने से इनकार कर दिया था अमेरिका ने। तो ये प्रश्न भी आपको आगे मिल जाएगा। चेकोस्लोवाकिया के विनाश में कौन सा देश सहायक हुआ था? फ्रांस चेकोस्लोवाकिया के विनाश में सहायक हुआ था। चेकोस्लोवाकिया का विनाश फ्रांस ने किया था। और मंचूरिया जो कि चीन में है, मंचूरिया पर किस देश ने अधिकार कर लिया था? तो जापान ने मंचूरिया पर अधिकार कर लिया था। तो आपको ये और भी एक ट्रिक से कैसे आपको याद रखना है, जापान लिखिएगा,
जापान में एरो डालिएगा आप, एक तरफ आप चीन डालिएगा, क्योंकि चीन भी जापान की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हुआ था, मंचूरिया भी जापान की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हुआ था। तो इस तरह करके आपको और भी नोट्स को अच्छा बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, चूँकि हमने इस चीज़ को बुक से पढ़ लिया है तो हम सिर्फ प्रश्न को लेकर आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि क्या आप लोग डिटेल में समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तो फिर मैं डिटेल में बताना शुरू कर दूंगी। अगला प्रश्न है आपका, मुसोलिनी की आक्रामक नीति का शिकार कौन हुआ था? अबिसिनिया। ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर किसने धावा बोला था? हिटलर ने। अभी आपने देखा चेकोस्लोवाकिया के विनाश का कारण फ्रांस था और उसके बाद फिर ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर हिटलर ने दावा बोला था। अगला प्रश्न है आपका, यूरोप के 2 गुटों में बंटने के बाद उन गुटों का नेता कौन बना था? यूरोप जब 2 गुटों में बटा तो पहला जो गुट था उसके अंतर्गत इटली, जापान और जर्मनी था, और इस तीनों देश में इसका जो नेता था ये जर्मनी था। यहाँ पर मैंने स्पष्ट लिख दिया है। पहले गुट जो थे आपके, पहला दूसरा नहीं बल्कि 2 गुटों में बटा था। एक गुट में इटली, जापान और जर्मनी शामिल था, दूसरे में चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और फ्रांस शामिल था। तो एक में जर्मनी नेता बना था, दूसरे में फ्रांस नेता बना था। और ये जो था दूसरा गुट जो था यूरोप का, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और फ्रांस, जिसमें था वो फासिस्टवादी सिद्धांत का अनुसरण करता था। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा राष्ट्र वर्साय की संधि से क्षुब्ध थे? तो ये आपका जो इटली, जापान और जर्मनी है, ये वर्साय की संधि से क्षुब्ध थे और यही लोग एक्टिव होकर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के लिए आगे बढ़े थे। वर्साय की संधि से जिन देशों को लाभ हुआ था उनके नेता कौन थे? फ्रांस थे। जब यूरोप 2 गुटों में बट गया तो आप समझ सकते हैं, एक गुट में आपका इटली, जापान, जर्मनी आया था और इटली, जापान, जर्मनी को वर्साय की संधि से वो लोग दुखी थे, तो लाभ होने वाला तो दूसरा गुट ही होगा, तो फ्रांस थे। और चैम्बरलिन कौन थे? तो ये ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री थे, चैम्बरलिन। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस काल में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया था? तो ये है आपका 1929 से 1930 ईस्वी। और इस बात को आप लोग अगर न्यूज़ देखते हैं तो ये सुना होगा आप लोगों ने कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विश्व में मंदी आई है ये है कोरोना काल की मंदी, ऐसा कहा जा रहा है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो मंदी आई थी पूरे विश्व में, ये 1929 से 1930 ईस्वी है। और अभी भी जो स्थिति है वो पूरे विश्व की ही मंदी है, भारत की मंदी नहीं, पूरे विश्व की मंदी बताया जा रहा है। और अमेरिका ने यूरोप को ऋण देने से कम मना कर दिया था। 1929 के शरत काल के बाद अमेरिका ने यूरोप को ऋण देने से मना कर दिया था। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके। अगला प्रश्न है आपका, हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार कहाँ बनी थी? जर्मनी में। किस सिद्धांत के आधार पर मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में सरकार बनी थी? तो ये फांसीवाद के सिद्धांत के आधार पर, जहाँ मुसोलिनी हो वहाँ फांसीवाद होगा और जहाँ हिटलर हो वहाँ नाजीवाद होगा, ये आपने पढ़ा है। जापान कब तक एक शक्तिशाली और औद्योगिक देश बन चुका था? 19वीं शताब्दी के अंत तक। और जापान ने चीन के एक क्षेत्र मंचूरिया पर कब कब्जा कर लिया था? जापान में ने, तो ये 1931 ईस्वी में। जापान जो कि आप समझ सकते हैं जापान कहाँ पर है, कई द्वीपों को मिलाकर जापान बना है, कि जापान की ही नज़र मंचूरिया पर थी और आखिरकार जापान ने 1931 ईस्वी में मंचूरिया पर कब्जा कर लिया था। तुष्टीकरण की दिशा में अंतिम कदम कौन सा समझौता था? तो ये म्यूनिख समझौता था। और हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब अपना अधिकार कर लिया था? 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, 1938 ईस्वी में हिटलर और मुसोलिनी कहाँ मिले थे? म्यूनिख में मिले थे ये दोनों, जो कि म्यूनिख समझौता हुआ था। आपने इसको डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि हिटलर जो थे वो सुडेनलैंड पर अधिकार करना चाहता था और इसके लिए 1938 ईस्वी में म्यूनिख में हिटलर और मुसोलिनी मिले थे। और यहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस ने कोई बड़ा जो राष्ट्र जिस तरह बना था, तो उसी प्रकार कोई बड़ा देश अगर उस अधिकार को मान्यता दे दे कि नहीं इसका जो अधिकार है सही है, तभी उसका वहाँ पर अधिकार माना जाएगा। तो हिटलर ने जो सुडेनलैंड में अधिकार किया था, इंग्लैंड और फ्रांस ने 1938 ईस्वी में इसको मान्यता दी थी और 1939 ईस्वी में हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया था। तो इंग्लैंड और फ्रांस ने हिटलर के सुडेटलैंड पर अधिकार को मान्यता कब दी थी? 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अपना अधिकार कब कर लिया था? 1939 ईस्वी में। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने किस पर कब आक्रमण किया था, और इसको मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है। ब्रिटेन और फ्रांस ने 3 सितंबर 1939 को किसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी? जर्मनी के विरुद्ध।
क्योंकि सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी ने की, पोलैंड पर आक्रमण किया। फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि पोलैंड जर्मनी, इटली और जापान से हटकर था, यानी कि उसके सोच से सोच नहीं मिलता था। इसीलिए जर्मनी ने जब पोलैंड पर किया तो पोलैंड की मदद के रूप में ब्रिटेन और फ्रांस ने 3 सितंबर को, यानी एक दिन छोड़कर अगले दिन 3 सितंबर को युद्ध की घोषणा कर दी जर्मनी के विरुद्ध। फिर बाल्टिक के 3 राज्य कौन कौन से थे, तो क्योंकि बाल्टिक भी महत्वपूर्ण इसमें एक टॉपिक है, तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया बाल्टिक के 3 महत्वपूर्ण राज्य थे। और उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क को कब हराया? 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क को हराया युद्ध के होने के बाद, यानी कि युद्ध का सिलसिला शुरू हो चुका था 1 सितंबर से ही। फिर जर्मनी ने बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा कब कर लिया? तो जून 1940 में जर्मनी ने बेल्जियम और फ्रांस पर भी कब्जा किया। फिर फ्रांस ने जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जब आप समझ सकते हैं, फ्रांस ने जब पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण किया तो फिर फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, लेकिन आखिरकार जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया और फ्रांस ने जर्मनी के सामने 22 जून 1940 को आत्मसमर्पण कर दिया। और जर्मनी ने फिर रूस पर आक्रमण करना किया, ये 22 जून 1941 ईस्वी को, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जो हारा हुआ जर्मनी था, अभी तक उसका ही बोलबाला चल रहा है, वही हर जगह आक्रमण कर रहा है और सफलता भी उसे मिल रही है। फिर आपका अगला प्रश्न है, जर्मन सेना स्टालिनग्राद के निकट कब पहुंची थी? तो ये अगस्त 1942 ईस्वी में पहुंची थी। और ये स्टालिनग्राद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको किसी भी एंगल से आप अपने माइंड में रखिएगा। जर्मन सेना स्टालिनग्राद के निकट कब पहुंची थी? तो अगस्त 1942 ईस्वी में। उसके बाद आपका प्रश्न है, रूस जाकर स्टालिन को मित्र राष्ट्रों की योजना किसने समझाई थी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने समझाई थी। ये आपको एक बार पढ़ना होगा, मैंने नोट्स में आपको ये डिटेल में समझा दिया, इसीलिए ऑब्जेक्टिव में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हजारों जर्मन अफसर और सैनिकों ने रूस के सामने कब आत्मसमर्पण कर दिया था? तो फरवरी 1943 में। अब देखिएगा, जर्मनी के अफसर और सैनिकों ने अब रूस के सामने में आत्मसमर्पण किया और जापान ने अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर, हवाई द्वीप स्थित पर जो ये नौसैनिक अड्डे हैं पर्ल हार्बर, इस पर कब हमला किया था? जापान ने 7 दिसंबर 1941 को। और ये हमला जापान को बहुत महंगा पड़ा था। और अमेरिका ने जापान के विरुद्ध फिर युद्ध की घोषणा अगले दिन की, 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को। फिर धुरी राष्ट्र, जिसके अंतर्गत जर्मनी, इटली, जापान आता है। धुरी राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? जर्मनी, इटली, जापान। और फिर आपका अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी के बाद जर्मनी सोवियत संघ के बीच युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो जर्मनी की पराजय हुई थी। जर्मनी की पराजय शुरू हो गई। और दूसरे मोर्चे के अंतर्गत कौन कौन आते थे? तो अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस आते थे दूसरे मोर्चे के अंतर्गत। और पहला आप देख ही रहे हैं, जर्मनी, इटली, जापान। और इटली को किस तरह शामिल किया था, फिर इटली किस तरह निकला था, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आपने इसको समझा है। और फिर आपका प्रश्न है, दूसरे मोर्चे ने जर्मन सेना को कब परास्त किया था? तो जर्मन सेना फिर से दोबारा यहाँ परास्त हुई 6 जून 1944 ईस्वी को। इसके पहले आपने देखा कि 1942 ईस्वी में भी जर्मनी को सोवियत संघ ने पराजित किया था। और यहाँ पर फिर से जर्मन सेना को पराजित किया दूसरे मोर्चे ने, यानी अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस ने मिलकर 6 जून 1944 ईस्वी को। फिर आपका अगला प्रश्न है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने कब आत्मसमर्पण किया? तो जर्मनी ने फिर से 7 मई 1945 ईस्वी को आत्मसमर्पण किया। इस प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को अगर आप कहानी की तरफ पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा आराम से। मित्र राष्ट्रों ने जापान पर आक्रमण कब किया? जुलाई 1945 ईस्वी को। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, जब धुरी राष्ट्र के अंतर्गत जापान, जर्मनी और इटली आ रहा है तो बाकी जो बचा 2 गुटों में वो था आपका मित्र राष्ट्र। और फिर उसने जापान पर आक्रमण किया। और अमेरिका ने एटम बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को कहाँ गिराया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया। और अमेरिका ने नागासाकी शहर पर दूसरा एटम बम कब गिराया? तो तीसरे दिन फिर से, यानी 9 अगस्त को 1945 ईस्वी 9 अगस्त को गिराया। पहली बार जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर, दूसरी बार नागासाकी शहर पर। और जापान ने उसके बाद आत्मसमर्पण कर दिया 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया आपका 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। अगला प्रश्न है आपका, इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध। पहले विश्व युद्ध के बाद लोग और सभी राष्ट्र ने तय किया था कभी युद्ध नहीं करना है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध उससे भी भयावह हुआ। और फिर अगला प्रश्न है आपका, यूरोप के एक बड़े भाग को किसने कब्रिस्तान बना दिया? फांसीवादियों ने। और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के कितने यहूदियों की को मौत के घाट उतार दिया?
तो लगभग 60 लाख यहूदी को मौत के घाट उतार दिया। अब कितने लोग द्वितीय विश्व युद्ध में मरे और कितनी हानि हुई, इस प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि मुश्किल से 10 प्रश्न आपके होंगे। अब अगला है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई? 5 करोड़ से अधिक लोगों ने, जिसमें कि 2.2 करोड़ सैनिक थे और 2.2 करोड़ नागरिक थे। द्वितीय विश्व युद्ध में पोलैंड की कितनी जनता मारी गई? पोलैंड इसीलिए महत्वपूर्ण है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पोलैंड पर ही आक्रमण करके जर्मनी ने किया था, इसीलिए 60 लाख लोग पोलैंड के मारे गए, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 20% था। तो इससे भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जो पोलैंड की जनता मरी, वो पोलैंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? तो लगभग 20% था। और द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ के कितने लोग मारे गए? तो 2 करोड़ लोग, जो कि आबादी का 10वां हिस्सा था। अगला प्रश्न है आपका, जर्मनी में कितने लोग मारे गए? लगभग 60 लाख, जो कि आबादी का 10वां भाग था। द्वितीय विश्व युद्ध की कुल लागत कितनी थी? लगभग 13 खरब 84 अरब 90 करोड़ डॉलर। ये खर्च भी आपको याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई नए हथियारों का उपयोग और विकास हुआ। इसमें सबसे भयानक हथियार कौन था? सबसे भयानक हथियार परमाणु बम, जो कि अभी भी है। और परमाणु बम का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ। उसके बाद आपका प्रश्न है, परमाणु बम का पहला परीक्षण कब किया गया था? जुलाई 1945 ईस्वी को। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन किन देशों ने स्वतंत्रता पाई? भारत, श्रीलंका, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया, मिस्र, इन सभी देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता पाई। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, लेकिन जब राष्ट्र संघ सफल नहीं हो पाया तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, और जो कि अभी भी कामयाब है। लेकिन कहा जाता है कि तृतीय विश्व युद्ध की संभावना है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ अभी भी कामयाबी की बुलंदियों पर है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई थी? विश्व शांति को कायम करने के लिए। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति के लिए किसकी स्थापना की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अशांति का केंद्र क्या बना? परमाणु बमों का विकास अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अशांति का केंद्र है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व कितने खेमों में बढ़ गया? तो संपूर्ण विश्व 2 खेमों में। एक हो गया साम्यवादी, जो कि रूस के अंतर्गत आया, और दूसरा हो गया पूंजीवादी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ। और तीसरे खेमों के रूप में कौन सा संघ सामने आया, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है? तो ये है गुट निरपेक्ष राज्य, जो कि तीसरे खेमों के रूप में सामने आया। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध से आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब जो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा क्लास 10 का रहेगा, अध्याय 4 भारत में राष्ट्रवाद, उसका ऑब्जेक्टिव आएगा। तो मिलते हैं अब हम आपसे अपने अगले टॉपिक को लेकर। ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री का ही आए, कुछ भी आ सकता है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। नोट्स का, ऑब्जेक्टिव का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का, सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।